Hello guys, my name is Gufran Ali and also welcome to our YouTube channel G Chemistry Classes। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किए थे हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ ग्राफ भी हमने प्लॉट किए थे, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। 1-2 ग्राफ और बचता है। देखिए यहाँ से ग्राफ पूछा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या था हमारा फार्मूला जो हमने ड्राइव किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 1/T ln A माइनस एक्स। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ए माइनस एक्स टाइम टी पर हमारे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, इसको आप ए टी भी, जैसे हम ए टी से डिनोट करते थे, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसके लॉन ए अपॉन ए माइनस एक्स और टाइम के बीच ग्राफ लें तो क्या आ जाएगा? देखिए ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसका लॉन और के मैंने टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, इससे मैंने इसको क्या कर दिया, कंपेयर करा दिया। एक्स क्या है? एक्स एक्सिस पर जो हमने टाइम लिया है, और एम क्या है हमारा? स्लोप। सी क्या है? इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन हमारी क्या है? उसमें के टी प्लस इंटरसेप्ट क्या है? 0 है। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे ये लूँ लॉन ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, टाइम। तब देखिए हमारा जो स्लोप आएगा क्या आएगा, कि क्या है? पॉजिटिव स्लोप आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है? 0। इंटरसेप्ट 0 है, तो ये हमारा जो है ओरिजिन है, ओरिजिन से पास कर जाएगा इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई एक्सिस पर जहाँ भी कोई लाइन जहाँ भी वाई एक्सिस पर काटती है तो वो हमारा इंटरसेप्ट होता है, लेकिन इंटरसेप्ट 0 है, तो ये आएगा हमारा स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या हो गया इसमें? स्लोप इक्वल टू के। तो इसी इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, लॉन को हटा के एक ग्राफ और प्लॉट कर सकता हूँ। यहाँ से लॉन को हटा के क्या करूँगा, मैं लॉग में कन्वर्ट कर दूँगा। देखिए लॉन ए अपॉन ए माइनस एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, लॉन ए अपॉन ए माइनस एक्स है, इसको मैं लॉग में कन्वर्ट कर दूँगा। इक्वल टू क्या था? के टी। तो मैंने लॉन को क्या किया, लॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। और मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 2.303 से मैं क्या करूँ, इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, तब मुझे क्या मिलेगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, के अपॉन 2.303 इंटू टी। अब मैं इसको क्या करूँगा, फिर से मैं वही हमारी लीनियर इक्वेशन जो होती है उसको क्या करूँगा, उससे कंपेयर कर दूँगा मैं। वाई बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट यहाँ भी क्या है? 0। तो इंटरसेप्ट 0 है, तो मुझे क्या स्लोप मिलेगा? देखिए एक्स एक्सिस पे वही टाइम ले लिया मैंने, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या है, ये आ गया हमारा लॉग ए अपॉन वाई एक्सिस पे, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तब स्लोप क्या होगा इसमें? इंटरसेप्ट फिर से 0 है, तो स्लोप इस बार क्या हो जाएगा, के अपॉन 2.303। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ से भी ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूँ, जितनी भी हमारी सिंपल रिएक्शन होती हैं, ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी क्या हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैन शुगर, जैसे हम
शुगर का क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वो भी क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वो भी क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसमें जो वाटर की कंसनट्रेशन पे उस कंसनट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता हमारे रिएक्शन का ऑर्डर। तो ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है, 1 बाई 1 करके थोड़ा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जैसे हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। एस्टर मैंने जैसे CH3 COO और C2H5 क्या है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का मैंने क्या हाइड्रोलिसिस करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है वाटर की जो कंसनट्रेशन है ये एक्सेस अमाउंट में होता है, इसलिए इसकी कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता हमारे रिएक्शन का ऑर्डर। तो हमें प्रोडक्ट तो मिल जाएगा CH3 COOH प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड हमें मिला। तो ये भी क्या है हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। और देखिए इन्वर्जन जैसे कैन शुगर है हमारी, उसको भी क्या है जैसे मैंने मान लीजिए सुक्रोज ले लिया, सुक्रोज की क्या वाटर की प्रेजेंस में उसका भी क्या हो जाता है हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सुक्रोज का फार्मूला होता है जैसे C12H22O11। इसकी भी मैंने क्या किया इसको वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस जैसे ही इसका कराओगे तो हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का और एक मिलेगा फ्रक्टोज का। जैसे C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ग्लूकोज है और ये क्या है फ्रक्टोज और ये क्या था सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ग्लूकोज में क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में क्या होता है कीटो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो। अब देखिए हमें क्या करना है, यह क्या है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के और भी एग्जांपल है जो हमारी रिएक्शन होती है जनरली रेडियो एक्टिव, जितनी भी रिएक्शन होती है रेडियो एक्टिव डीके जो होती है वो भी सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं। तो हम इसमें सुक्रोज में पढ़ लेते हैं कि शुगर जो है इसका इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कैन शुगर। जैसे हमने अभी सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया था, देखिए उसके बात करेंगे रोटेशन की बात करेंगे। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अब देखिए कि जो हमें रोटेशन इस बार इसमें क्या करेंगे हम इस टर्म हम लेंगे हम अपनी शुगर का रोटेशन को हमें कंसनट्रेशन की तरह कंसनट्रेशन को हम जो है रोटेशन से उसके रिप्लेस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं देखिए क्या था हमारा सुक्रोज C12H22O6 प्लस O11 सॉरी, ये था हमारा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का एक एक मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसको मान लो ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। देखिए जब हम रिएक्शन कराते थे तो हम क्या करते थे कंसंट्रेशन लेते थे, इसमें हम क्या करेंगे कंसंट्रेशन को रिप्लेस करेंगे इसके रोटेशन से, स्पेसिफिक रोटेशन। वो रोटेशन कैसे निकालते हैं, मान लो जो हमारा ये सोल्यूशन में जो होगा ये रोटेशन, मान लीजिए हमारा पहले सुक्रोज था, सुक्रोज का क्या होगा कुछ रोटेशन, उसको कैसे निकालते हैं हम, जैसे स्पेसिफिक रोटेशन हमारा इक्वल होता है ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाई C/L। C क्या है कंसंट्रेशन, L क्या पाथ लेंथ, तो इससे हम निकाल लेते हैं रोटेशन। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन की मैं बात करूं जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो पे हमारे रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट होगा, मान लीजिए एक इसकी कंसंट्रेशन थी A, तो प्रोडक्ट तो हमारा बना नहीं होगा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज टाइम जीरो पे।
तो अगर मैं इसकी बात करूं टाइम 0 पे इसका क्या रोटेशन होगा, मान लीजिए टाइम 0 पे इसका रोटेशन होगा, जबकि देखिए रिएक्टेंट का रोटेशन होगा, लेकिन प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो बने नहीं है अभी सोल्यूशन में, तो इसके रोटेशन की बात करूं मैं टाइम 0 पे, यानी कि R0 इक्वल क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन, इसका मैं निकालूँ तो देखिए इसका रोटेशन होगा, रोटेशन सुक्रोज, ये एस क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है सुक्रोज को, सुक्रोज इनटू कंसंट्रेशन इसकी, ठीक है। मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 1। अगर मैं बात करूं टाइम हमारा मान लो टी था, टाइम टी पर रिएक्टेंट कुछ कंज्यूम हो गया होगा, मान लीजिए रिएक्टेंट में से एक्स अमाउंट कंज्यूम हो गया, एक्स ए माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट हमारा बना होगा, ये एक्स बना और ये भी एक्स बना, ठीक है। अब मैं बात करूं इस पर टाइम टी पर रोटेशन क्या होगा, टाइम टी पर, ठीक है, रिएक्टेंट का टोटल रोटेशन क्या होगा, देखिए रिएक्टेंट का रोटेशन प्लस हमारा जो प्रोडक्ट बना है एक्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का रोटेशन, तो क्या होगा देखिए इसको अच्छे से समझिए आप। ये हो गया सुक्रोज का रोटेशन, सुक्रोज के कंसंट्रेशन कितना बचा है, ए माइनस एक्स, प्लस साथ में किसका रोटेशन है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बना है मुझे, एक्स अमाउंट मिला है किसका, रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, प्लस एक्स अमाउंट किसका है, रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया, टाइम टी पर रोटेशन हमारी, देखिए जितना भी अमाउंट रिएक्टेंट का है उसका रोटेशन होगा, मतलब सुक्रोज का रोटेशन ए माइनस एक्स, प्लस एक्स रोटेशन है ग्लूकोज का और एक्स रोटेशन मुझे मिला फ्रक्टोज का, ठीक है। अच्छे से समझिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब मैं मान लीजिए टाइम टी बराबर मैंने ले लिया इन्फिनिटी, टाइम टी इन्फिनिटी, देखिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम पर कंप्लीट होती हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम इनफाइनाइट जब मैं कर दूंगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट तो बिल्कुल बचेगा नहीं, तो प्रोडक्ट का मुझे अमाउंट मिलेगा। प्रोडक्ट मान लीजिए जो एक ही कंसंट्रेशन हमारी, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे रिएक्टेंट की, तो वो 100% कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो हमारे रिएक्टेंट का अमाउंट तो बचेगा ना। तो टाइम इनफाइनाइट पे अगर मैं रोटेशन निकालूँ आर इनफाइनाइट, तो क्या मिलेगा मुझे, रोटेशन किसका होगा, रिएक्टेंट का तो बचेगा नहीं, तो मुझे मिलेगा केवल प्रोडक्ट। मान लो रिएक्टेंट हमारा 0 बचा, तो प्रोडक्ट कितना बन गया होगा, जितना अमाउंट इनिशियल अमाउंट था हमारा रिएक्टेंट का, ए इंटू ए, ठीक है। सारा का सारा क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत अच्छे से ध्यान से, एक बार आपको समझ में आना चाहिए ये। देखिए तो इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा, रोटेशन हमारे केवल प्रोडक्ट का रोटेशन होगा। प्रोडक्ट कितना मुझे मिलेगा, ए इंटू रोटेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ए इंटू रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। ये रोटेशन मुझे मिलेगा, ए इंटू ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की। मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, थर्ड इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में मुझे रिएक्टेंट का अमाउंट नहीं मिला, रिएक्टेंट का बिल्कुल भी रोटेशन नहीं मिला। रिएक्टेंट का अमाउंट जब कंसंट्रेशन ही खत्म हो गई तो रोटेशन भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन को एक बार क्या करूँगा, मैं 1 में से माइनस करूँगा, इक्वेशन 1 में से, क्योंकि 1 में क्या है, हमारे रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ रोटेशन है, और सेकंड में इक्वेशन सेकंड में भी क्या है, हमारे रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ रोटेशन है। तो मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करूँगा पहले, फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करूँगा, क्योंकि देखिए इस वाली जो इक्वेशन है इसमें हमारे रिएक्टेंट का रोटेशन नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 क्या है मेरी, देखिए हमारी इक्वेशन 1 है R0 माइनस R, मतलब इक्वेशन 1 में से मुझे थर्ड घटानी, थर्ड माइनस करनी है। इक्वेशन 1 है R0 और ये मुझे R0 इंटू माइनस R इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में क्या है इक्वेशन, कंसेंट मतलब रोटेशन ऑफ द सुक्रोज इंटू ए, माइनस ये माइनस कर दूंगा मैं इक्वेशन 3 को, यानी कि ए इंटू रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये मुझे मिलेगा ए इंटू रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ से मुझे मिल गया R0 माइनस R इन्फिनिटी, R0 माइनस R इन्फिनिटी, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखिए मैंने ए को कॉमन निकाल सकता हूँ। अभी देखिए इक्वेशन नंबर
4 है ये, मैं इसका करूँगा R0 और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, R0 माइनस R इन्फिनिटी, ठीक है, रोटेशन ऑफ 0 टाइम, रोटेशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम, इक्वल किसके हो जाएगा, मैंने ए को कॉमन कर दिया, ए कॉमन है, तो रोटेशन ऑफ सुक्रोज माइनस रोटेशन ऑफ ग्लूकोज माइनस रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। ये अब इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए आप, मैं इसको रफ करता हूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से थर्ड को माइनस करूँगा, ठीक है। इक्वेशन 2 में भी क्या है, हमारे रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ रोटेशन है। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से इक्वेशन 2 में से थर्ड को माइनस करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इधर करता हूँ, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, अच्छे से समझना है इसको आपको, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से थर्ड माइनस करनी है। इक्वेशन 2 क्या है मेरी, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये है, ठीक है। देखिए आर टी माइनस, यानी टाइम टी पर रोटेशन क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी मुझे करना है, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से थर्ड माइनस करनी है। तो आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। देखिए इक्वेशन 2 है मेरी, आर मतलब रोटेशन ऑफ सुक्रोज, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ये थी, इसके अकॉर्डिंग रोटेशन होगा, प्लस एक्स रोटेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस एक्स अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन 3 है, इसमें से माइनस करना मुझे आर इन्फिनिटी। ये देखिए इक्वेशन 3 ये है, ए इंटू रोटेशन ऑफ ग्लूकोज माइनस ए इंटू रोटेशन ऑफ ग्लूकोज माइनस ए इंटू रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। ये मैंने किया, तो हम से मिल और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी इक्वल किसके है, देखिए इक्वल है आर रोटेशन ऑफ सुक्रोज इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। अब मुझे ग्लूकोज वाली टर्म और ग्लूकोज वाली टर्म एक साथ कर लेता हूँ। देखिए ये प्लस एक्स ग्लूकोज और ये माइनस एक्स रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, इसकी फ्रक्टोज वाली टर्म एक साथ कर लेता हूँ, यानी रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज प्लस एक्स रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज माइनस ए इंटू रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए आर टी माइनस आर इन्फिनिटी इक्वल किसके हैं, आर यानी रोटेशन ऑफ सुक्रोज इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ से आर जी ठीक है, मतलब रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ से मैं माइनस आर जी कॉमन ले सकता हूँ, माइनस आर जी कॉमन अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए ए माइनस एक्स बचेगा इधर, देखिए माइनस आर जी कॉमन ले लिया मैंने, तो ए माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि देखिए अब इसकी माइनस आर जी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का ए और प्लस का एक्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ठीक है, इस समझ के चलिए आप इसको देखिए, ठीक है। मैंने आर माइनस क्या किया, मैंने माइनस आर जी कॉमन निकाल दिया, तो मुझे क्या अंदर बचेगा, इधर ए माइनस एक्स बच जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी आर फ्रक्टोज यानी रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज आर एफ कॉमन निकाल दिया मैंने, तो क्या बचेगा इधर माइनस का, तो ए माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से क्या मुझे ए माइनस एक्स कॉमन है, तो ऐसे ए माइनस एक्स को कॉमन निकाल दूँगा, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी इक्वल किसके है, ए माइनस एक्स को कॉमन निकाल दिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, ये आर रोटेशन ऑफ सुक्रोज माइनस रोटेशन ऑफ ग्लूकोज माइनस रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ये मुझे मिला। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 थी हमारी ये, यानी रोटेशन ऑफ 0 टाइम पर माइनस रोटेशन ऑफ
इनफाइनाइट टाइम पर। अब देखिए रोटेशन ऑफ टी टाइम पर, रोटेशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम पर। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर दूँगा। इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करता हूँ। मुझे क्या करना है, कंसंट्रेशन की टर्म को रिप्लेस करना है। अब देखिए मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार ही, ठीक। अब देखिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। इक्वेशन है हमारी 4, ये है। मैं क्या करता हूँ अगले स्टेप में, इक्वेशन 4 को डिवाइड बाय इक्वेशन 5 कर देता हूँ। इक्वेशन 4 क्या है मेरी, देखिए आर जीरो कंसंट्रेशन पर रोटेशन और आर इनफाइनाइट पर रोटेशन डिवाइड बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी पर रोटेशन इक्वल किसके है, देखिए ये क्या है, ए इंटू रोटेशन ऑफ सुक्रोज माइनस रोटेशन ऑफ ग्लूकोज माइनस रोटेशन ऑफ फ्रैक्टोज डिवाइड बाई क्या है, ये है ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स इंटू रोटेशन ऑफ सुक्रोज माइनस रोटेशन ऑफ ग्लूकोज माइनस रोटेशन ऑफ फ्रैक्टोज, ठीक है। अब देखिए ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी इससे, और ठीक से देखिएगा इसको, ये टर्म कैंसिल हो गई, इसको सेम है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इसको मैं यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ। देखिए आर जीरो माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी इक्वल किसके है, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो मुझे फाइनली ये टर्म मिली, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन की टर्म थी उसको मैं क्या करूँगा, इसके इन्वर्जन से यानी रोटेशन से रिप्लेस कर दूँगा। अब देखिए मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बन जाएगी। यहाँ से ये सब देखिए हम यहाँ से हटाते हैं। अगर इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर में आपको जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी मॉडिफिकेशन इक्वेशन मिलेगी, तो आप फाइनली हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मुझे कंसंट्रेशन क्या थी, हम क्या होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, देखिए के इक्वल होता है 1/t इंटू लॉन ए अपॉन ए माइनस एक्स के। अब ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू मुझे पता है आर जीरो माइनस आर इन्फिनिटी, तो ये इसकी यहाँ पुट कर दीजिए 1/t इंटू लॉन क्या है आर जीरो माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। अब देखिए रोटेशन अगर हमें दिया होगा इन्वर्जन में मतलब इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर का, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट की वैल्यू, टाइम दिया होगा। अब देखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, स्टार मार दीजिए इस पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन की टर्म को रोटेशन की टर्म से रिप्लेस कर दिया। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फार्मूला मिला हमारे इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर में, के इक्वल है 1/t के। एक बार मैं इस फार्मूले को फिर से लिखता हूँ, लॉन क्या था आर जीरो माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, यानी कि रोटेशन ऑफ जीरो टाइम पे, रोटेशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम पर डिवाइड बाय रोटेशन ऑफ टाइम टी पर, रोटेशन ऑफ इनफाइनाइट माइनस रोटेशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम पर। ये हमारी इक्वेशन है। लॉन को आप चाहें तो लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आप लिखना चाह रहे हैं आप इसको लॉग में, तो लिख सकते हैं के इक्वल हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, तो हो जाएगा लॉग हो जाएगा ये, तो आर जीरो माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ये भी इक्वेशन, ये भी क्या है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस पर जब यह बढ़िया सा इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के बारे में पढ़ा हमने, ये भी क्या था, एक एग्जाम्पल था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बाकी जो डाटा में यहाँ लिख दूँगा। देखिए ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ कैन शुगर, क्वेश्चन है आपके सामने, आपको मैं सुनाता हूँ। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ कैन शुगर एट अ डिफरेंट टाइम इंटरवल गिवन बिलो, फाइंड द रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। डाटा आपको दिया है, इसमें क्या क्या मतलब इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर है और डाटा
डाटा उसने दिया है और पूछा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। देखिए डाटा क्या दिया है उसने, मान लीजिए इधर उसने दे दिया टाइम, ये टाइम दिया है, टाइम दिया है आवर में, ठीक है, टाइम आवर में दिया है यानी घंटे में टाइम दिया है, और इसके रिस्पेक्ट में उसने रोटेशन भी दिया है, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, ये उसने क्या ऑप्टिकल रोटेशन भी दे दिया। अब देखिए जब टाइम उसने क्या किया, टाइम जब जीरो था, वो कह रहा है टाइम जीरो पे क्या था, टाइम जब जीरो आवर था यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तब हमारा ऑप्टिकल रोटेशन था 34.5, 34.5 डिग्री, इतना रोटेशन था ऑप्टिकल रोटेशन। अब कह रहा है टाइम जब 24 आवर के बाद, टाइम उसने दे दिया 24 आवर के बाद हमारा जो रोटेशन है, उसने टोटल ऑप्टिकल रोटेशन दिया 31.12 डिग्री, ठीक है, इतना रोटेशन हुआ। और एक उन्होंने डाटा दिया है 190, टाइम वैल्यू दे दी 190 आवर बाद जो रोटेशन हमारा ऑप्टिकल रोटेशन उसने फिर दे दिया 13.95 और इनफाइनाइट टाइम पर रोटेशन उसने दे दिया है, इनफाइनाइट टाइम पर, टाइम जब इनफाइनाइट हो गया तो उसने रोटेशन दे दिया 10.78 यानी रोटेशन क्या हो गया, अगर ये क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। ये उसने डाटा दिया, इसमें उससे पूछा रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें बतानी है, बस कुछ नहीं करना। देखिए हमें पता है फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला ये सामने हमारे, तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम इंटरवल दिया है, मान लो किसी भी टाइम पे मैं क्या करूँगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सेम आएगी। देखिए मान लो मैंने, ये हमारा फार्मूला है 1/T, मान लो मैंने वो टाइम क्या लिया, मान लीजिए कोई टाइम ले लिया मैंने, चलिए 24 वाला टाइम ले लिया, 24 पे मैंने क्या करना है, मुझे इसका रेट कांस्टेंट निकाल दिया 24 आवर, ठीक है, इंटू लॉन R0 की वैल्यू क्या है, यानी रोटेशन क्या है जीरो टाइम पर रोटेशन हमारा कितना 34.5 माइनस इनफाइनाइट टाइम पर रोटेशन कितना है हमारा, माइनस का 10.78 डिवाइड बाई RT टाइम पर रोटेशन कितना है, यानी जो टाइम हमने लिया है 24 आवर, तो उस पर रोटेशन कितना है 34.12 माइनस टाइम इन्फिनिटी, यानी टाइम इन्फिनिटी पर रोटेशन कितना है, माइनस का 10.78। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, के इक्वल हो जाएगा 1/24 आवर लॉन, यहाँ से ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 24 पॉइंट इतना है, देखिए 24.5 प्लस 10.78 डिवाइड बाई 34.12 प्लस 10.78। अब इसको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आप जैसे ऐड करेंगे, देखिए ये क्या है, इधर मैं करता हूँ इसको, के इक्वल टू 1/24 आवर लॉन, ये 34.5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 34.5 और प्लस 4 तो आ जाएगा आपका 45.28 डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है आपका 34.12 प्लस
10.78, तो आ जाएगा 44.9, 44.9। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपका गेट में आ सकता है। अगर गेट में क्या होगा, कैलकुलेटर, तो नेट में भी कैलकुलेटर आता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। IIT का तो एग्ज़ाम कोई भी उसमें सारे में कैलकुलेटर अलाउ मिलता है हमें। 24 इंटू लॉन, इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए, इसको और सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या करते हैं, 45.28 को डिवाइड करता हूँ मैं 44.9 से, तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1.008। ठीक है, अब लॉन 0.008 की वैल्यू निकाल लीजिए। लॉन इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए लॉन 1.008 की वैल्यू आ जाएगी आपकी लॉन 1.008। लॉन 1.008, इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.96 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के। अब इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी, के बराबर आ जाएगा आपके सामने 3.23 इंटू 10 की पावर -23 अवर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। आप चाहें तो इस वाले टाइम पर निकाल कर देखना एक बार। ठीक है, इस टाइम पे इस टाइम पे भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी, तो इस पे निकाल के देख लेना आप, होमवर्क है। ठीक है, इस वाले टाइम पे निकालना आप, हमने क्या 24 जो टाइम दिया था उस पर निकाल के देख लिया। तो इस तरीके से इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर भी क्या था, एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अब इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के लिए हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। उसमें क्या होगा, रोटेशन हमें दे दिया होगा टाइम पर, जिस टाइम पर उसमें हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोलिसिस में क्या था, एस्टर का हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या था, इसके लिए भी फार्मूला है एक, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, इसमें देखिए डायरेक्टली फार्मूला आप याद रख लीजिए, के अपॉन सेम उसी तरह फार्मूला है, के इक्वल टू 1/t लॉन v इन्फिनिटी माइनस v0 अपॉन v इन्फिनिटी माइनस vt। ठीक है, ये अमाउंट दे रखा होगा उसने इनफाइनाइट टाइम पे, वॉल्यूम टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम पर। ठीक है, एल्कली का मतलब वॉल्यूम दे रखा होगा उसने, क्या है, इनफाइनाइट टाइम पर और 0 टाइम पर। ये क्या है, टाइम टी पर वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके देखिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इस फार्मूले पर बेस्ड। क्या है इसमें भी आपको याद रखना है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के हाइड्रोलिसिस में ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से ये टर्म हमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, देखिए मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, बाकी डाटा लिखता हूँ। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, मैं यहाँ डाटा लिखता हूँ इसका। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यूजिंग द HCl गैस कैटालिसिस। देखिए मतलब ऐसे क्या होता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में हो सकता है या कैटलिस्ट HCl की प्रेजेंस में भी हो सकता है। उसने डाटा हमें दिया है, टाइम दे रखा है, ये क्या क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। ठीक है, टाइम उसने दिया है ये
और वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम ऑफ एल्कली। एल्कली वॉल्यूम उसने दिया है ये देखिए, टाइम जब जीरो था हमारा, ये टाइम पर जीरो था, उसने टाइम बोल दिया पहले जीरो था, तब क्या था हमारा एल्कली का जो वॉल्यूम था 19.2 है। ठीक है, जब उसने बोल दिया टाइम 75 था, जब टाइम क्या था 75 कोई भी यूनिट हो सकती है टाइम की, आप मिनट हैं, ओवर है, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, 24.2 था इसका वॉल्यूम जब एल्कली का जो भी था उसमें। ठीक है, जब उसने बोला टाइम की यूनिट बढ़ के हो गई 119, तब एल्कली जो वॉल्यूम था उसने उसका बोल दिया 26.6। और एक टर्म उसने दिया है, ये मान लीजिए 183 पे पूछा है, 183 पे डाटा दिया है 29.3, ये वॉल्यूम था। ठीक है, और लास्ट है इनफाइनाइट टाइम पर। इनफाइनाइट टाइम पर उसने बोल दिया 42। अब इसमें सेम क्वेश्चन है, आपको यही बताना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। देखिए, जैसे हमने सेम क्वेश्चन किया था इन्वर्जन ऑफ कैंसोगर वाला, वैसे ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है। जैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा किसी भी टाइम पर, तो वही टाइम मुझे पुट कर देना है, सेम वैल्यू आएगी। चाहे तो आप किसी भी टाइम पर वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं 75 लेता हूँ, 75 कोई टाइम होगा लॉन, वॉल्यूम क्या है इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम हमारा क्या होगा, जब टाइम इनफाइनाइट था तब वॉल्यूम था हमारा 42 माइनस है वॉल्यूम क्या, जीरो टाइम पर वॉल्यूम कितना है 19.2 डिवाइड बाई इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम कितना है 42 माइनस टाइम टी पर वॉल्यूम कितना है, यानी 75 हमने टाइम लिया है, तो यही वाला वॉल्यूम है पुट करना 24.2। बस ये वैल्यू है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा के इक्वल हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3.3 अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻3। जो टाइम है वो उसकी यूनिट आ जाएगी टाइम इनवर्स में। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा रेट कांस्टेंट का। कोई भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के केस में। ठीक है, तो ये अनदर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और जो देखिए हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल में हम एक पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखिए जो हमारा एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। इन्वर्जन ऑफ कैंसोगर वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। उसके हमने एग्जांपल भी गढ़े और उसका फार्मूला भी ड्राइव करे। अब हम सेकंड है क्या, रेडियो एक्टिव डीके। जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन होती हैं वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ले लिया। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई मान लो मैंने कोई N0 क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। ये रेडियो एक्टिव वो न्यूक्लियाई है जो टाइम 0 पे था। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम मतलब इनिशियली या एट टाइम t = 0। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, number of radioactive nuclei its initially or time t = 0 ये बोल सकते हैं। और मान लीजिए मैंने कुछ समय बाद हमारे पास जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड थे, मान लीजिए मैंने उसको NT मान लिया, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करते हैं ना कंसंट्रेशन के लिए किसी रिएक्टेंट के लिए, तो वैसे ही करेंगे। NT क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेनिंग
रिमेनिंग टाइम टी पर, ठीक है, जो टाइम टी पर हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं कंज्यूम होने के बाद। तो देखिए, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका रेट अगर लिखूँ, मान लो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का रेट क्या होगा, रेट हम कैसे लिखते हैं, मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, टाइम के साथ जो इसमें चेंज हो रहा है। मान लो जो इनिशियल अमाउंट था हमारा ये, उसकी मतलब उसके अमाउंट में चेंज हुआ न्यूक्लियाई में, तो मैं उसका रेट लिखूँगा माइनस, क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है, माइनस डी एन क्या है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, डी एन अपॉन डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि क्या है एन, और ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो ये 1 है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए डी एन अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा लैम्डा एन। लैम्डा क्या है यहाँ, जैसे हम रेट कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ लैम्डा क्या है, रेडियो एक्टिव डी के, वेयर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज रेडियो एक्टिव डी के, ठीक है, वेयर लैम्डा इज रेडियो एक्टिव डी के। अब माइनस डी एन अपॉन डी टी, माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ, तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा माइनस का लैम्डा इंटू एन। ठीक, मैं क्या करूँगा, एन वाली टर्म को इसके लिए चले जाता हूँ और टी वाली टर्म उधर ले जाता हूँ। ठीक है, मुझे इंटीग्रेट करना है, तो डी एन अपॉन एन इक्वल किसके है, माइनस लैम्डा डी टी। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, देखिए इसका जो अमाउंट था इनिशियली 0 था, यानी लिमिट क्या थी, इनिशियल 0, और कहाँ तक गई एन टी, लास्ट में कितना बचा था एन टी, यानी टाइम टी पर, और ये टाइम क्या था यहाँ से 0 से टी, ये टी टाइम की टर्म इधर है, कंसंट्रेशन की टर्म इधर है, या अमाउंट की टर्म इधर है। तो एन 0 से न्यूक्लियाई, इनिशियल न्यूक्लियाई से टाइम टी पर जो न्यूक्लियाई रिमेनिंग बचे हुए न्यूक्लियाई हैं, और ये टाइम क्या था 0 से टी। ठीक है, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा सेम वैसे जैसे फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जैसे 1/x डी एक्स होता है, उसका लॉन एक्स आता है, तो इसका आ जाएगा लॉन एन, और लिमिट लगा दीजिए वही एन 0 से एन टी इक्वल किसके है, माइनस का लैम्डा, और ये आ जाएगा टी, लिमिट वही 0 से टी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी लॉन एन टी माइनस एन 0 इक्वल किसके है, माइनस का लैम्डा इंटू टी के। ठीक है, इसकी आप लिमिट लगाएंगे, ऐसे मान लीजिए टी माइनस 0 आ जाएगी, तो इसकी लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो केवल आ जाएगा लैम्डा टी। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से लैम्डा निकालूँ माइनस का, देखिए माइनस लैम्डा टी इक्वल क्या है, लॉन एन टी अपॉन एन 0। ठीक, अब मुझे क्या करना है, वही जो हम करते हैं, देखिए लैम्डा है, माइनस का साइन है, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा इसका, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस लैम्डा टी इक्वल हो जाएगा माइनस एल एन 0 अपॉन एन टी। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल हो जाएगा 1/t में टी इधर ले गया, 1/t लॉन एन 0 अपॉन एन टी। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, रेडियो एक्टिव डी के कॉन्स्टेंट मिल गया, रेडियो एक्टिव डी के। ठीक है, इस तरीके से आप इसका भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं रेडियो एक्टिव डी के का। अब देखिए इसको और मैं अगर आगे सॉल्व करूं, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखते थे, वैसे ही अगर आप इसका अमाउंट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने ये था हमारा, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन ये वाली पकड़ ली। अभी यहाँ से और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए ये क्या था हमारा, माइनस का, वही यही तो था माइनस का लैम्डा टी इक्वल था लॉन टी अपॉन
NT अपॉन N0। ठीक, मैं इसको लॉन को अगर हटा दूँ तो ये e की पावर में चला जाएगा, e की पावर माइनस का लैम्डा टी इक्वल किसके आ जाएगा, NT अपॉन N0। अब NT अगर मुझे निकालना है टाइम 0 पे कितना हमारा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई बचा है, तो ये हो जाएगा N0 इंटू ई की पावर माइनस का लैम्डा टी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम, किसी टाइम पर। ठीक है, ये भी फार्मूला हो सकता है रेडियो एक्टिव डीके का। और देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बात करते हैं, इसकी मान लो हाफ लाइफ की, ठीक है, तो ये हमें फार्मूला मिला यहाँ से, मतलब रेडियो एक्टिव डीके की बात कर रहे हैं। लैम्डा इक्वल, तो लैम्डा इक्वल किसके है, लैम्डा इक्वल है हमारा 1/T के, 1/T लॉन ठीक है, लॉन NT माइनस का था तो ये N0 अपॉन NT ये हो जाएगा। ठीक, देखिए लैम्डा हमारा क्या है, ये रेडियो एक्टिव डी के कॉन्स्टेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल रेडियो एक्टिव नंबर ऑफ इनिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ये क्या है, टाइम टी पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसकी हाफ लाइफ की, तो देखिए हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, द टाइम इन विच द अमाउंट ऑफ, मतलब जो नंबर ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, यानी कि इसका जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसका आधा रह जाएगा। जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं। या ठीक है, देखिए अब मैं हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूं तो T हाफ इक्वल टू डी के कांस्टेंट लैम्डा लॉन N0 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई डिवाइड बाई, अब मुझे क्या करना है, जो इसका अमाउंट है वो क्या करा, किसी टाइम पर, टाइम T पर, मतलब ये T हाफ पर वो अपने इनिशियल अमाउंट का जितने नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई थे उसका हाफ रह जाता है, यानी कि NT को मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ N0/2 से। ठीक है, तो N0/2 की वैल्यू में NT की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ N0/2, तो यहाँ से आ जाएगा T हाफ इक्वल हो जाएगा 1/D के कॉन्स्टेंट लॉन N0/2 पर पहुँच जाएगा 2 N0 अपॉन N0 से N0 कैंसिल हो जाएगा, तो लॉन 2, तो T हाफ हमारा आ जाएगा 1/D के कांस्टेंट लॉन 2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइड बाई डी के कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या है, डी के कांस्टेंट और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन हो सकता है, डी के कांस्टेंट इक्वल है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक है, ये क्या है, डी के कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ में रिलेशन। ठीक है, एवरेज लाइफ की मैं बात करूँ, रेडियो एक्टिव डीके के एवरेज लाइफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए एवरेज लाइफ किसे कहते हैं, एवरेज लाइफ कैलकुलेट कर सकता हूँ एवरेज लाइफ, तो एवरेज लाइफ के लिए एवरेज लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। ठीक है, तो एवरेज लाइफ निकालने के लिए देखिए एवरेज लाइफ क्या होती है, द टाइम इन विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस टू 1/E ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, द टाइम इन विच नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस टू 1/E ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट या इनिशियल न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी कि जितने समय में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई 1/E रह जाते हैं, इनिशियल अमाउंट का 1/E, यानी E मत E फॉर
एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब यानी 1/e रह जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसकी एवरेज लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख लेना। तो एवरेज लाइफ देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा इसकी। तो टी एवरेज यानी टी जो टाइम था, ये फार्मूला था ना हमारा रेडियो एक्टिव का, तो टी को मैं क्या करूँगा, इसमें एवरेज करूँगा। टी एवरेज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा क्या था, डी के कांस्टेंट, और लॉन n0 अपॉन एन टी। अब मैं एन टी को क्या रिप्लेस कर दूंगा, इसको n0 अपॉन ई से रिप्लेस कर दूंगा। तो एन टी बराबर हो जाएगा n0 अपॉन ई। ठीक है, जो अपनी इनिशियल अमाउंट का क्या है 1/e रह जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, एवरेज लाइफ। तो मैं इसको एन टी को रिप्लेस कर दूंगा। तो टी एवरेज इक्वल हो जाएगा 1 लैम्डा लॉन n0 अपॉन n0 बाई ई। n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा टी एवरेज इक्वल हो जाएगा 1 लैम्डा लॉन ई, ऊपर पहुंच जाएगा ये। ठीक है, लॉन ई की वैल्यू होती है 1, तो टी एवरेज इक्वल हो जाएगा 1 लैम्डा इंटू 1। ठीक है, तो टी एवरेज इसको ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टॉ, किसके इक्वल है 1 लैम्डा के। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, ये देखिए लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है हाफ लाइफ के लिए जो हमने निकाली थी। तो टी एवरेज या टॉ बराबर हो जाएगा 1 लैम्डा की वैल्यू है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, तो टी हाफ अपॉन 0.693 के। ठीक है, टॉ किसके बराबर हो गया, या टी एवरेज बराबर हो गया टी हाफ अपॉन 0.693 के। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 0.693 के, तो ये आ जाएगी 1.44 इंटू टी हाफ, यानी कि टॉ बराबर या टी एवरेज बराबर आपका आ जाएगा, टॉ बराबर 1.44 इंटू टी हाफ। तो यहाँ से ये भी फार्मूला बनता है फॉर रेडियो एक्टिव डीके के लिए। तो रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट निकालने के लिए, या टी एवरेज निकालने के लिए, या टो निकालने के लिए, तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव के जितने भी फार्मूले थे हमने यहाँ कल ड्राइव कर लिए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।